हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में सीखने वाले हैं रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट स्क्वायर या मल्टीपल रिग्रेशन में किस तरह से रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट स्क्वायर मेथड से हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट स्क्वायर या टेस्टिंग अ लीनियर इक्वलिटी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। लीनियर इक्वलिटी रिस्ट्रिक्शन को हमें टेस्ट करना है इसमें, ठीक है। क्या करना है हमें? टेस्टिंग लीनियर इक्वलिटी रिस्ट्रिक्शन। ओके तो यहाँ पे मैं पहले बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे मैं एक कोव डोगलस फॉर्म में प्रोडक्शन फंक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको बीटा 1 कर देता हूँ और यहाँ पे x2 कर देता हूँ। ओके, x2 i कर दें या मैं सिंपल के लिए वैसे लिख दो। और यहाँ पे ये बीटा 2 और ये आगे आ जाता है हमारा x3 i आ जाता है और ऊपर क्या आ जाएगा, ये बीटा 3 आ जाएगा। और आगे मैं क्या कर देता हूँ, इसको ई कर देता हूँ और ऊपर ये हमारा एरर टर्म को मैं लिख रहा हूँ। ओके तो यहाँ पे ये प्रोडक्शन फंक्शन बन गया पूरा। जो कोव डोगलस वाला हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसी फॉर्म में बन चुका है ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको लीनियर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो हम लॉग लेंगे और लीनियर में कन्वर्ट हो जाए। लॉग लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे आ गया ये नेचुरल लॉग वाई आई आ गया इक्वल टू, और इसको हम कर देंगे, इसको कर देंगे नेचुरल लॉग ये बीटा 1, ठीक है। फिर इसके बाद ये आ जाएगा प्लस, प्लस के बाद ये बीटा 2 और ये हमारा नेचुरल लॉग आ जाएगा और ये x2i आ जाएगा। ओके इसी तरह हम आगे करेंगे तो ये आ जाएगा 3 बीटा 3 एंड ये नेचुरल लॉग आ गया, लॉग आ जाएगा और इसको मैं कर दूंगा x3i, ठीक है। और आगे हमारा एरर टर्म आ जाएगा, ठीक है। ये एरर टर्म आ गया, इसको मैंने ऐसे कर दिया और आगे ये log e आ जाएगा, ठीक है। log e है ये 1 के इक्वल होता है तो अपने आप ये कैंसिल हो जाएगा। ओके तो इसको मैं सिंपल तरीके से लिख देता हूँ। मैं जैसे ये है हमारे पास ये नेचुरल लॉग बीटा 1 है, इसको बीटा 0 ऐसे लिख देता हूँ। अब इसको और सिंपल करता हूँ मैं, इसको यहाँ पे मैं ये नेचुरल लॉग ही लिख रहा हूँ वाई आई, ओके इक्वल टू ये बीटा नोट प्लस बीटा 2 और ये नेचुरल लॉग x2 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस बीटा 3 एंड ये नेचुरल लॉग जो भी है और x3, ओके प्लस एरर टर्म हमारे पास वो एरर टर्म आ गया। ओके तो यहाँ पे देखा मैंने किस तरह लॉग का यूज करके इसको पूरा लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके ये बिल्कुल सिंपल सा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें देखना है कि यहाँ पे हमें एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करना है। जैसे कि मैं ऐसे एज्यूम कर लेता हूँ कि बीटा 2 प्लस बीटा 3 इज़ इक्वल टू 1। इसको कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, जो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसे क्या कह रहे हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ठीक है। कि 10% इंक्रीज अगर दोनों इनपुट में की जाती है तो आउटपुट में भी उतनी ही % का चेंज आएगा। ओके अब हमें इस रिस्ट्रिक्शन को देखना, हमने एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया है। क्या कर दिया हमने, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मैं ऐसे कर सकता हूँ कि बीटा 2 प्लस बीटा 3 इक्वल टू 1 एंड बीटा 2 इक्वल टू 1 माइनस बीटा 3, ठीक है। ये एक रिलेशनशिप आ गया। अब हमें इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। इस वैल्यू को कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, इस वैल्यू को हमें जो हमारे पास अभी प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके तो मैं फिर ऐसे लिख देता हूँ, ये नेचुरल लॉग मैंने लिख दिया, ठीक है। इसको इक्वल कर दिया, ये बीटा नोट मैंने वैसे ही कर दिया, ठीक है। और जो बीटा 2 की जगह 1 माइनस बीटा 3 कर दिया जो मैंने अभी कैलकुलेट किया है, ठीक है। इसको मैं बीटा 3 कर देता हूँ। ओके और आगे वैसे ही नेचुरल लॉग x2i या 2i लिख दो सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। फिर मैं क्या कर देता हूँ, बीटा 3 वैसे ही लिख देता हूँ और ये लॉग कर देता हूँ और ये x3i कर देता हूँ, ठीक है। प्लस ये हमारे पास आगे क्या आ जाता है, एरर टर्म आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा आगे,
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये, इसको मैं वैसे ही लिख रहा हूँ वाई आई इक्वल टू, और मैं बीटा वन को भी वैसे ही लिख रहा हूँ, बीटा वन को प्लस इसको मैं क्या कर दूँगा, ये आ जाएगा हमारे पास ये नेचुरल लॉग एक्स टू आई, ठीक है, माइनस आ जाएगा बीटा थ्री, और ये लॉग आ गया नेचुरल लॉग एक्स टू आई, ठीक है, प्लस ये बीटा थ्री आ गया, फिर ये नेचुरल लॉग एक्स थ्री आई आ गया, ठीक, प्लस ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बिना बीटा वैल्यू का है, कोई बीटा वैल्यू नहीं इसके साथ, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसको वाई आई माइनस ये नेचुरल लॉग और ये एक्स टू आई, ठीक है, ये मैंने कर दिया, इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, ये बीटा नोट मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, माइनस बीटा थ्री है, माइनस बीटा थ्री, और ये हमारे पास log एक्स टू है प्लस बीटा थ्री, और ये हम यहाँ पे कहते हैं बीटा थ्री क्या है, यहाँ पे कॉमन है, तो हम इस बीटा थ्री को कॉमन बाहर ले लेते हैं, ठीक है, इस बीटा थ्री को मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ, बीटा थ्री को मैंने कॉमन बाहर ले लिया, और यहाँ पे आगे मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया मैंने एक्स थ्री, ठीक है, नेचुरल लॉग एक्स थ्री आई कर दिया, ठीक है, और माइनस ये वाला टर्म जो बीटा थ्री के साथ था, और ये फिर ये मैंने क्या कर दिया, नेचुरल लॉग और एक्स टू आई कर दिया, ठीक है, और आगे मैंने एरर टर्म को वैसे ही लिख दिया, ठीक है, एरर टर्म को मैंने वैसे ही लिख दिया, ओके। अब यहाँ पे देखो ये आ गए, यहाँ पे ये माइनस टर्म में आपने एक लॉग का एक फ़ीचर पढ़ा होगा, लॉग का फ़ीचर क्या था कि इसको मैं, हमारे पास लॉग का फ़ीचर क्या होता था, वो होता था कि जैसे आप किसी भी चीज़ को, जैसे ये लॉग है और वाई एक्स है, तो ये कैसे हो जाता था, ये हो जाता था हमारे पास, ये हो जाता था लॉग या एल एन वाई माइनस एल एन एक्स हो जाता था, इस फॉर्म में हो जाता है, ये इसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, ये log y अपॉन एक्स किसके इक्वल होता है, log y माइनस log x, इसके इक्वल होता है। तो इसी आइडेंटिटी का हमें यूज करना है, इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम, तो क्या आएगा हमारे पास, इसी आइडेंटिटी का यूज करके हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, ये नेचुरल लॉग आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा, वाई आई अपॉन एक्स टू आई, ये आ गया, और आगे प्लस बीटा, बीटा जो भी जीरो था हमारे पास वो आ गया, नोट आ गया, जो भी आप इसे बोलते हैं, ठीक है, और बीटा थ्री तो वैसे ही आएगा, और क्या है ये नेचुरल लॉग एक्स थ्री माइनस नेचुरल लॉग एक्स टू है, तो ये अपॉन में चले जाएंगे, क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास लॉग, इसको लॉग को हम ऐसे लिखेंगे, और ये आ जाएगा एक्स थ्री आई अपॉन एक्स टू आई, ठीक है, ऐसे आ गए, प्लस ये एरर टर्म आ गया। देखो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स टू क्या है, यहाँ पे लेबर है, और एक्स थ्री क्या था, कैपिटल था, ये मैंने कोफ डॉगलस फॉर्म में लिखा था, जो भी था, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इस ऊपर वाले को आप ऐसे भी कह सकते, एल और ये लेबर लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे आगे करके आप एक्स थ्री और एक्स टू की जगह आप ऐसे लिख सकते हैं, ये कैपिटल अपॉन लेबर भी कर सकते हैं, ठीक है, कि एक लेबर के लिए कितनी कैपिटल अवेलेबल है, एक लेबर के लिए जितनी कैपिटल अवेलेबल होगी उतना ही ज़्यादा हमारा पर वर्कर आउटपुट इंक्रीज़ होगा, ये कह रहा है, ये हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया, ठीक है। अब ये हमें देखना है कि जो हमने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया हुआ है ये सही है या गलत है, ठीक है। तो हमारी क्या आ गया, यहाँ पे हमारी हाइपोथेसिस क्या बन रही है, यहाँ पे जो हमारी नल हाइपोथेसिस बन रही है, नल हाइपोथेसिस क्या बन रही है, यहाँ पे हमारी ये बन रही है कि बीटा टू प्लस बीटा थ्री इज इक्वल टू वन है, ये हमारी एक नल हाइपोथेसिस बन रही है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें इस हाइपोथेसिस को चेक करना है, ठीक है, हमें चेक करना है, तभी अगर वैलिड होगा तभी हमारा रिजल्ट प्रिवेल करेगा, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, इसके लिए हम इसे वैलिडेट करने के लिए एफ टेस्ट we will use f test to validate
सच रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, ये एक रिस्ट्रिक्शन है। इस रिस्ट्रिक्शन को वैलिडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे एफ टेस्ट को, ठीक है। और एफ टेस्ट को कैसे यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एफ टेस्ट को यूज करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, ये है रेजिजुअल सम ऑफ स्क्वायर, ये क्या है, रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, और माइनस रेजिजुअल सम ऑफ स्क्वायर और यू आर अनरिस्ट्रिक्टेड, जिसमें हमने रिस्ट्रिक्शन ही नहीं लगाया है, हमने वैसे ही कैलकुलेट किया, ठीक है। ये कर दिया और नीचे क्या जाएगा हमारे पास, ये एम आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। एम मतलब हमने कितने रिस्ट्रिक्शन ऐड किए यहाँ पे, और यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक रिस्ट्रिक्शन ऐड किया है कि β2 + β3 = 1, ये हमने सिंगल रिस्ट्रिक्शन यूज किया, ठीक है। और अगेन जो हम जो करेंगे, जो रेजिजुअल सम ऑफ स्क्वायर यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड कर देंगे, ठीक है। और इसके नीचे n-k, n होती है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, k होता है आप कितना पैरामीटर का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। वंस अगेन आप देख सकते हैं RSS रेजिजुअल सम ऑफ स्क्वायर रिस्ट्रिक्टेड का माइनस रेजिजुअल सम ऑफ स्क्वायर अनरिस्ट्रिक्टेड का। अनरिस्ट्रिक्टेड के हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लिया है, हमने पूरा जो है हमने 3 वेरिएबल के साथ कैलकुलेशन किया है, ठीक है। और रिस्ट्रिक्शन के साथ हम 2 वेरिएबल के साथ कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब ये देखो, अब इसको आप आर स्क्वायर की फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आर स्क्वायर की फॉर्म में अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखो रिस्ट्रिक्शन रेजिजुअल में रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड में जो डिफरेंस आएगा वो आर स्क्वायर जो होता है, ठीक है, एक्सप्लेन वाला जो होता है तो वो वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप आर स्क्वायर, ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड लिख सकते हैं माइनस आर स्क्वायर, इसको रिस्ट्रिक्टेड कर दो, ठीक है, ठीक है, इसको ये कर दो, और ये m डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए, और नीचे 1 माइनस आर स्क्वायर जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड होगा, ठीक है। और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम n-k नंबर ऑफ पैरामीटर्स जितना भी कैलकुलेट करें। यहाँ पे देखो ऊपर क्या किया था हमने, रेजिजुअल सम ऑफ स्क्वायर का रिस्ट्रिक्शन पहले लिया था, यहाँ अनरिस्ट्रिक्टेड लिया है, यहाँ पे रेजिजुअल सम ऑफ स्क्वायर बाद में लिया था अनरिस्ट्रिक्टेड। इसका मतलब ये है कि जो 2 रेजिजुअल में जो डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर वो आर स्क्वायर में कर रहा है, एक्सप्लेन में। देखो एक से घटेगा तो दूसरे में जाएगा, ये आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हैं, तभी हमने किया। इसको आर के थ्रू भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इस डिफरेंस को। तो आप इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को आप इसमें लगा सकते हैं। फिर इसके बाद जो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी तो उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है कि जो हमारी जो वैल्यू आएगी तो दोनों तरह में जो है डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा, जैसे यहाँ पे y है वो सेम होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज हो रहा है तो हम डायरेक्टली इसको कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, यहाँ पे ये भी चीज़ आपको देखनी है कि जो आर स्क्वायर है, ये जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर अनरिस्ट्रिक्टेड है या फिर ये इससे ज़्यादा होगा या फिर ऑलमोस्ट इसके इक्वल होगा रिस्ट्रिक्टेड के, ठीक है। सीधी सी बात है कि जो रिस्ट्रिक्टेड है उसमें वेरिएबल कम हो रहा है ना, हम एक कंडीशन इम्पोज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या आर स्क्वायर का वैल्यू तो थोड़ा कम होगा। तो ये इस आइडेंटिटी को भी आपको माइंड में रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली, यही था इसका। अब मैं एक हल्का सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम एग्जांपल के थ्रू इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक एग्जांपल दिया गया है, ये मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि ये हमारे पास नेचुरल लॉग है आउटपुट, ठीक है, ये आउटपुट है, ठीक है, कैप कर दिया मैंने, प्लस यहाँ पे आ रहा है 0.790 आ रहा है, ठीक है, प्लस आ रहा है 0.799, ठीक है, ये नेचुरल लॉग आ रहा है और यहाँ पे मैं कैपिटल लिख रहा हूँ, ठीक है, ये कैपिटल लिख दिया। और उसके बाद प्लस 0.254 आ रहा है और यहाँ पे लॉग लेके मैंने लेबर लिख दिया, ठीक है। ये कोब डगलस
जो प्रोडक्शन फंक्शन था उसी को हमने सिंप्लीफाई किया है, लोग लगा के हम इसके लीनियर बना लिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, तो देखो अब हमें जो, जैसे मैंने बताया था कि आपने बीटा 2 और बीटा 3 को 1 के इक्वल हमने पुट किया था, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के फॉर्म में किया था, तो वैसे भी कर सकते। तो इसमें हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके क्या आ रहा था, आर स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास 0.97 ये आ रहा था, ठीक है। और रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर अनरिस्ट्रिक्टेड, देखो यहाँ पे क्या है अनरिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे हमने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं किया था, 1967 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब हमें क्या करना है, रिस्ट्रिक्टेड लेना है। जैसे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हमने जो जहाँ पे पीछे भी हमने किया है यहाँ पे, तो उसका अंजम्पशन हम डालेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लॉग फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे ये आउटपुट आएगा, ठीक है, आउटपुट आएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये लेबर आ जाएगा, ठीक है। ये हमने नया रिग्रेशन रन किया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 1347 आ रहा है, ये इसका इंटरसेप्ट आ रहा है, और आगे कोफिशिएंट आ रहा है 0.821, ठीक है। और ये लॉग आ रहा है, और इसके बाद क्या आ रहा है, ये कैपिटल आ रहा है, और कैपिटल के बाद ये लेबर आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। और इसमें आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है, इसमें आर अनरिस्ट्रिक्टेड में आर स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 0.774 आ रहा है। और रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर क्या आ रहा है हमारा, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर आ रहा है हमारा, आ रहा है 4.355। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन किया तो हमने रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर भी बढ़ गया, और आर स्क्वायर का वैल्यू कम हुआ है। यहाँ पे देखो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया तो आर स्क्वायर का वैल्यू कम हुआ है, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये हमारी हाइपोथेसिस ये सही है या गलत है। हाइपोथेसिस में हमने क्या किया था, हाइपोथेसिस हमारी यही थी कि हमारा रिस्ट्रिक्शन जो है ये बीटा 2 प्लस बीटा 3 किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थी कि ये बीटा 2 प्लस बीटा 3 इज़ नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट हमने फार्मूला एफ टेस्ट का फार्मूला मैंने क्या बताया था आपको, एफ टेस्ट का फार्मूला मैंने बताया था कि ये रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, किसका, रिस्ट्रिक्टेड का, और माइनस और रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर अनरिस्ट्रिक्टेड का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिस्ट्रिक्टेड है, आपने वेरिएबल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो रेजिडुअल वैल्यू जो होती है, जो हमारा मॉडल एक्सप्लेन नहीं करती है, दूसरे फैक्टर जो करते हैं, तो वो तो बढ़ेगी। ये कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपने अगर पीछे सही से पढ़ा है तो आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर एक इसका आएगा अनरिस्ट्रिक्टेड का आएगा, ठीक है। और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो n-k जो मैंने भी आपको पहले बताया हुआ था, ठीक है। तो अब इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 4 पॉइंट जो क्या है, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर रिस्ट्रिक्टेड क्या आया था, 4.335 आया है, ठीक है। और उसके बाद जो अनरिस्ट्रिक्टेड था वो क्या था, 3.967 आया था, ठीक है। और कितने रिस्ट्रिक्शन ऐड किए थे हमने, 1 किया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यूमरेटर में 1 आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद नीचे हम क्या कर देंगे, जो अनरिस्ट्रिक्टेड था हमारा कौन सा, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, उसको लिखेंगे, वो 3.967 लिख दिया मैंने, ठीक है। अपॉन में मैंने क्या कर दिया, n-k कर दिया, तो ये 31 - 3 आ जाएगा, ठीक है। k क्या पैरामीटर है, 3 पैरामीटर, और 33 हमारी ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पे एज्यूम की थी, ओके। तो ये कैलकुलेट करके हमारा आ रहा है 2.74, आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। जब ये हमारा आंसर आ गया, अब हम क्या करेंगे, इस एफ वैल्यू को जो है एफ टेस्ट की टेबल वैल्यू से कंपेयर करेंगे। टेबल वैल्यू कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना है कि न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने 1 लेना है, और डिनोमिनेटर का और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें कितना लेना है, ये 20, ठीक है, 28 लेना है, इसको 28 ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा क्या हुआ यहाँ पे कि जो है हमारा जो है नल हाइपोथेसिस, आप देखोगे कि जो है ये हमारा जो 2.74 जो आया है, ये क्या है, लेस देन द टेबल वैल्यू,
टेबल वैल्यू ऑफ एफ, आप टेबल वैल्यू देखो उससे कम आएगा तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, कि यहाँ पे हमारी नल हाइपोथेसिस क्या हो गया, ये एक्सेप्ट हो गई कि ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल ही है। यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के लिए जो हमने हाइपोथेसिस की थी वो एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हैं, इसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर पीछे वाला जो मल्टीपल रिग्रेशन पढ़ा हुआ है तो आप इजीली इस चीज़ को समझ सकते हैं। बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल ही इजी पार्ट है ये। इसको आप RSS जो रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर या आप जो R² से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।